आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, नर प्रजनन तंत्र के बारे में। पिछले क्लास में हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन से अंग शामिल हैं और उनका क्या क्या काम होता है। आज हम पढ़ेंगे नर प्रजनन तंत्र क्या होता है और कौन सा नर प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग है जो गैमीट बनाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं नर प्रजनन तंत्र। जैसे कि हमने फीमेल में पढ़ा था, दो भागों में इसको विभाजित करके नर प्रजनन तंत्र दो भागों में विभाजित होगा। पहले भाग में हम पढ़ेंगे क्या, प्राथमिक प्रजनन अंग, प्राथमिक प्रजनन अंग, और दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं द्वितीयक प्रजनन अंग, द्वितीयक प्रजनन अंग। प्राथमिक प्रजनन अंग उसे कहा जाता है जो गैमीट का निर्माण करता है, युग्मक का निर्माण करेगा, युग्मक का निर्माण करने वाला अंग। और यहाँ पे मेल युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक का, जिसको हम कहते हैं शुक्राणु। तो शुक्राणु का निर्माण करने वाला जो अंग होता है हमारे शरीर में, मानव के शरीर में, उसको हम कहते हैं प्राथमिक प्रजनन अंग। और शुक्राणु का जो निर्माण करता है वो होता है वृषण, टेस्टिस, है ना। शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है इंग्लिश में। तो प्राथमिक प्रजनन अंग के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, वृषण को, टेस्टिस को पढ़ेंगे, है ना। जो भी अंग, जो प्रजनन तंत्र का वह अंग जो शुक्राणु का निर्माण करेगा, या हम बोल सकते हैं गैमीट का, युग्मक का निर्माण करेगा, उसको कहते हैं प्राथमिक प्रजनन अंग, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएगा वृषण। द्वितीयक प्रजनन अंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अधिवृषण। जो सहायक होगा प्रजनन में, जो सहायक अंग है उसको कहेंगे द्वितीयक प्रजनन अंग, अधिवृषण, जिसको एपिडिडाइमिस कहा जाता है। इसके बाद आता है शुक्राशय, शुक्राशय, और तीसरे नंबर पे आपका आएगा सेमाइनल वेसिकल, जो कि आपका एक ग्रंथि भी है, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। इसके अलावा और ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, क्या क्या काम है, उसको ग्रंथि में पढ़ेंगे। अभी हम तीनों को देखते हैं। ये तीनों जो है वो प्रजनन में मदद करते हैं, अधिवृषण, शुक्राशय और सेमाइनल वेसिकल। अब बारी बारी से एक एक को हम पढ़ेंगे। नर प्रजनन तंत्र के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले, जो मनुष्य का नर प्रजनन अंग होता है वो शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर के बाहर होता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी के बाहर होता है। इसका कारण है ना, बाहर होने का कारण है, जैसे कि हमारे शरीर का तापमान, शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए भी एक तापमान की ज़रूरत पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, और ये टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। शुक्राणु का निर्माण कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, तो मनुष्य का के शरीर का जितना तापमान है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर, मतलब कि 37 में 2 से 3 घटा दो, माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब भी शुक्राणु नहीं बनेंगे, और टेम्परेचर कम हो जाए तब भी शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। तो शरीर का तापमान ज़्यादा है, अगर टेस्टिस शरीर के अंदर होता तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान भी रहता वहाँ का। तो इसीलिए जो टेस्टिस है, वृषण है, उसको बॉडी से बाहर हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो है ना, एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाला भाग, पेट वाले भाग के नीचे कौन स्थित होता है, टेस्टिस स्थित होता है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्राणु का निर्माण कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान। यहीं पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। जब हम टेस्टिस को देखें, मानव के शरीर में मतलब एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, और टेस्टिस के ऊपर एक आवरण होता है जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। ये है वृषण, वृषण,
और वृषण के ऊपर एक मांसपेशियों का बना हुआ आवरण होता है, मांसपेशियों का बना आवरण। इस मांसपेशी का नाम ही है डेट्रोसा मांसपेशी, डेट्रोसा। ये जो मांसपेशी का आवरण है इसको कहते हैं, एक थैलीनुमा संरचना के अंदर कौन सुरक्षित है? वृषण। इस थैलीनुमा संरचना को कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम। वृषण जिस थैलीनुमा संरचना के अंदर स्थित होता है उसको क्या बोला जाता है? स्क्रोटम, या स्क्रोटल सेक भी कह सकते हैं इसको, स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सेक। और ये किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। कौन सी मांसपेशी? तो डेट्रोसा मांसपेशियों का बना होता है। इस मांसपेशी का काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना। ये मांसपेशी क्या करेगा? टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है, तापमान नियंत्रण का काम करेगा, तापमान को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करेगा ये देखो, हमारे वातावरण में कभी ठंड रहता है तो कभी गर्मी, टेम्परेचर कभी ज़्यादा रहता है तो कभी टेम्परेचर कम, लेकिन शुक्राणु का तो निर्माण होना है सिर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। जब गर्मी का दिन आता है ना, गर्मी का मौसम आया जैसे ही, गर्मी में तापमान बढ़ जाता है, गर्मी के समय में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या शुक्राणु का निर्माण हो पाएगा? नहीं। जब बाहर वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। बाहर का वातावरण का तापमान कम होता है तो शरीर का तापमान भी कम हो जाता है। ये मांसपेशी काम करेगा तापमान को नियंत्रित करने का। जैसे हमारे शरीर का तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा मतलब 37 से ज़्यादा हो जाएगा, 40 तक भी पहुंच सकता है ना, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस है तो स्क्रोटम यानी वृषण का तापमान भी थोड़ा बढ़ जाएगा ना, जुड़ा हुआ ही तो है शरीर से, भले शरीर के बाहर है लेकिन शरीर से अलग तो नहीं है, तो उसका भी तापमान 34 से 35 से बढ़ जाएगा, हो सकता है उसका 36 या 37 हो जाए। तो उस समय में ये जो मांसपेशी की बनी थैली है, कौन सा मांसपेशी? डेट्रोसा। डेट्रोसा मांसपेशियों से बनी थैली जो है वो क्या करती है? अपने आप को एकदम ढीला कर देती है ना, सिकुड़ेगी नहीं, क्या करेगी? फैल जाएगी। और जैसे ही वो फैलेगी तो टेस्टिस क्या हो जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। टेस्टिस क्या हो जाएगा? शरीर से थोड़ा दूर चले जाएगा, बॉडी से दूर। और जैसे ही बॉडी से दूर होगा तो तापमान क्या होते जाएगा? कम। वैसे ही अगर ठंड का मौसम आया, ठंड के मौसम में तापमान क्या हो जाएगा? कम। शरीर का तापमान कम, जो 34 से 35 होना चाहिए था स्क्रोटम का, स्क्रोटल सेक का तापमान, वो हो सकता है हो जाए 32 हो जाए, 33 हो जाए। तो अब उसको क्या करना है? बढ़ाना है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा और उसका टेम्परेचर कम रहेगा, तब ये मांसपेशी सिकुड़ेगी और सिकुड़ कर इसको क्या करेगी? शरीर के पास लेकर जाएगी। टेस्टिस को शरीर के पास जैसे ही ले जाएगी तो टेम्परेचर यहाँ का भी बढ़ जाएगा और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो ये मांसपेशियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है शुक्राणु निर्माण में तापमान नियंत्रित करने के लिए। नाम याद रखेंगे, डेट्रोसा मांसपेशी। ठीक, तो ये क्या करती है? सिकुड़कर और फैलकर, सिकुड़ना और फैलना इसका काम है। दोनों कंडीशन में ही ये क्या करेगी? टेम्परेचर को नियंत्रित करेगी, तापमान को नियंत्रित करेगी। अब ये जो टेस्टिस है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है ना, तो सारे अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये भी तो एक अंग है हमारे शरीर का, इसका निर्माण भी गर्भ में शुरू हो गया, गर्भ में ये निर्माण भी हो गया। लेकिन जब तक बच्चा है ना 7-8 मंथ का है, गर्भ के अंदर 7-8 मंथ में है ना, मतलब प्रेगनेंसी को कितना मंथ चल रहा है? 7 से 8 महीना, तब तक ये लड़के है ना, लड़कों के शरीर में ही वृषण पाया जाएगा, तो वो वृषण शरीर से बाहर नहीं होता है, वो पेट के अंदर रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। बच्चा जब गर्भ में है ना, गर्भ का कौन सा महीना चल रहा है? 7 से 8वां महीना चल रहा है,
तभी ये पेट से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आता है, बाहर आता है। जब ये निर्माण हुआ था, किसका निर्माण? वृषण का निर्माण। तो वृषण का निर्माण होगा एब्डोमिनल कैविटी में। निर्माण कहाँ पे हुआ? एब्डोमिनल कैविटी में, यहीं पर निर्माण हुआ, हमारे पेट में, पेट वाले हिस्से में ही इसका निर्माण हुआ। फिर जब 7 से 8 महीने का वो गर्भ हो जाएगा, तब उस समय वो पेट से बाहर किस में आएगा? स्क्रोटम थैली में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे में दो वृषण हैं, तो एक ही बाहर आ पाता है, एक अंदर रह जाता है। एक बाहर आया और एक अंदर रह गया, तो जो शरीर के अंदर रह गया है उसमें, टेस्टिस में क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। जो बाहर है उसमें बस निर्माण होगा। तो शुक्राणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शुक्राणु निर्माण की संख्या कम हो जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों के दोनों टेस्टिस अंदर ही रह जाते हैं, शरीर के बाहर नहीं आ पाते। तो ये कारण होता है नपुंसकता का। हर नपुंसकता का यही कारण नहीं है, एक कारण है नपुंसकता का, टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आ पाना, है ना। अगर बाहर नहीं आया तो उसमें क्या हो जाएगा? जो लड़का बड़ा होगा, फिर उसके शरीर में स्पर्म का निर्माण ही नहीं होगा, और स्पर्म का निर्माण नहीं होगा मतलब कि आप उसको स्टेराइल कह सकते हो, नपुंसक कह सकते हो। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। आप लिख सकते हैं इसको, यदि वृषण एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आ पाता, तो उस स्थिति में मेल में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। और इस बीमारी को, बीमारी ही समझो एक प्रकार की, अगर शरीर में कुछ भी चीज़ ज़्यादा हुआ, कम हुआ, कुछ नहीं बन रहा है, कुछ ज़्यादा बन रहा है, तो सब बीमारी के अंतर्गत आता है। इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टो आर्किडीमस। क्रिप्टो आर्किडीमस। जब दोनों वृषण एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह गए, शुक्राणु का निर्माण हो ही नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? क्रिप्टो आर्किडीमस कहा जाएगा। चलिए अब आते हैं डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखेंगे, ये हमारा यहाँ तक का भाग क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है। ऊपर का भाग है पेट वाला हिस्सा है। नीचे जो है ना, नीचे ये वाला भाग, ये आपका शरीर से बाहर है। जो स्क्रोटम सेक के अंदर ये वाला भाग, ये स्क्रोटम सेक है, देखेंगे। ये थैलीनुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम या इसी को स्क्रोटल सेक भी कह सकते हैं। स्क्रोटल सेक, सेक थैली है, पीने वाला सेक नहीं है, ठीक है, थैली। ये है स्क्रोटल सेक, जिसके अंदर ये भाग जो दिखाई दे रहा है, ये है टेस्टिस, ये है वृषण, ये वृषण है। आपको साइड व्यू दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे दो नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा। लेकिन वृषण कैसे होता है? जोड़े में होता है, जोड़े में पाया जाता है। वृषण के ऊपर ही एक भाग और दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से रेड कलर का, ये भाग कहलाता है अधिवृषण। ये वाला भाग क्या है? अधिवृषण, एपिडिडाइमिस कहलाता है, अधिवृषण।
ये हो गया अधिवृषण। अधिवृषण से ऊपर चलेंगे तो ये आपको नली दिखाई दे रही है, ये वाली नलिका। शुक्राणुओं को भी यही एपिडिडाइमिस से लेकर कहाँ तक जाएगी, शुक्राशय तक लेकर जाती है। ये वाला भाग हो गया शुक्राशय। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये है सेमाइनल वेसिकल, जिसको कहा जाता है शुक्राशय। सभी का अलग अलग काम है, अभी एक एक करके पढ़ेंगे तो काम को भी पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे निर्माण होगा वृषण में, किसका निर्माण हुआ, अभी शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं ना। शुक्राणु का निर्माण हुआ टेस्टिस में, निर्माण होने के बाद मैच्योर होता है वो यहाँ पर अधिवृषण में। वयस्क कहाँ पर होगा, अधिवृषण में। अधिवृषण से वो जाता है किसके द्वारा, तो जाएगा आपका वाज डिफरेंस के जाएगा। वाज डिफरेंस से जाने के बाद ये सेमाइनल वेसिकल, जिसको कि शुक्राशय कहा जा रहा है, शुक्राशय में जाकर संग्रहित हो जाते हैं। स्टोर कहाँ पे रहेगा, शुक्राशय में। ये शुक्राशय से फिर आएगा तब ये पहुँचेगा आपका यूरेथ्रा। मूत्र नली में कब जाएगा, शुक्राशय से आने के बाद वो यूरेथ्रा में जाता है। ये वाली जो नली दिखाई दे रही है ये है यूरेथ्रा, मूत्र नलिका। मूत्र नलिका में एक अंतर होता है मेल और फीमेल में। मेल में ये लंबाई में ज़्यादा होता है और फीमेल में छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में यूरिन भी पास होता है यूरेथ्रा से ही, और स्पर्म भी। स्पर्म सिर्फ स्पर्म नहीं होता, उसमें कुछ लिक्विड मटेरियल भी होता है जिसको सीमेन कहा जाता है। तो इसके द्वारा फिर वो मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक पहुँचा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन, पढ़े थे, है ना। शुक्राणु का ट्रांसफ़र होना फीमेल की बॉडी में क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन में आपका हेल्प करेगा ये वाला भाग, जिसको कहते हैं पेनिस। ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, जिसके द्वारा यूरिन डिस्चार्ज किया जाता है मेल में, जिसको कहते हैं पेनिस। पेनिस। तो ये भाग ट्रांसफ़र किसको, सीमेन को ट्रांसफ़र करने का, स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। चलिए अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टेस्टिस, है ना। सबसे पहला भाग कौन सा है, टेस्टिस, वृषण। वृषण। चलिए तो इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या 2। मेल के शरीर में 2 की संख्या में वृषण पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप लिखोगे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, बाहर। एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं उदर गुहा। एब्डोमिनल कैविटी को कहा जाता है उदर गुहा। उदर गुहा के नीचे, शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर। फिर लिखेंगे शुक्राणु का निर्माण यहीं पर होगा। इसका कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु के निर्माण के साथ साथ ये मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण करता है ना। मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन से हार्मोन का निर्माण होगा टेस्टिस में, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होगा। और ये हार्मोन क्या काम करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, शरीर का थोड़ा तगड़ा हो जाना, और साथ में शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाना, ये कहलाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस उम्र में आते हैं, आपके 12 से 13 वर्ष की उम्र में, जब प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी एज कहा जाता है इसको, है ना। प्यूबर्टी में ही आपका शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होना शुरू होता है, ठीक।
जैसे हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, तो उत्सर्जन अंग तो हमारा क्या था, वृक्क था, लेकिन उसके अंदर किडनी के अंदर कौन था जो मुख्य काम कर रहा था, नेफ्रॉन। वैसे ही यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण कौन कर रहा है, पढ़ रहे हैं हम, वृषण। लेकिन वृषण के अंदर होगा कोई ना कोई अंग जो क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। तो कौन सा वो अंग होता है, तो उसके अंदर, है ना, चलिए डायग्राम दिखाती हूँ उसमें आपको। देखिए ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, वृषण का, ये है आपका वृषण। इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, ट्यूब के समान पतली पतली नलिकाएं होती है, ये सारा, इसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब के समान स्ट्रक्चर, नलिका के समान संरचना किसके अंदर है, ये पूरा वृषण है आपका, टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर मुड़ी हुई नलिकाएं होती है, इन नलिकाओं को कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करता है शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का मेन निर्माण करने का काम किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जो किसके अंदर स्थित है, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर है। और यही है जो आपका हार्मोन को भी स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। हार्मोन का स्रावण भी यही करती है, हार्मोन का स्रावण। तो अगर पूछा जाए मुख्य इकाई कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, है ना, नर प्रजनन तंत्र की मुख्य इकाई, तंत्र या अंग भी बोल सकते हो कि मुख्य इकाई, तो मुख्य वही होगा जो किसका निर्माण करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। और शुक्राणु का निर्माण करने वाला जो है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके बाद देखेंगे तो यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाकर और ज़्यादा ऐसे कुंडलित हो गई है, ये पूरा कुंडलित हो गई है यहाँ पर, और कुंडलित होकर एक संरचना का निर्माण कर रही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये यहाँ पर कुछ अलग अलग था, फिर आगे चलकर ये क्या हो गया, और ज़्यादा कुंडलित होकर वृषण के ऊपर ही स्थित हो गई, टेस्टिस के ऊपर ही ये जमा है पूरा, कुंडलित होकर कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी है। तब इसका नाम चेंज हो जाता है, अब इस पूरी संरचना को हम कहते हैं एपिडीडाइमिस। इसको क्या कहेंगे, एपिडीडाइमिस, अधिवृषण, एपिडीडाइमिस, अधिवृषण, अधिवृषण कहा जाएगा, अधिवृषण। तो वृषण के ऊपर एक भाग और दिखाई देता है आपको, इसको क्या कहा जाता है, अधिवृषण कहा जाता है। वृषण के ऊपर क्या भाग पाया जाता है, अधिवृषण। यहाँ पर अधिवृषण में ही क्या होगा, शुक्राणु जो है वो मैच्योर होते हैं, वयस्क होते हैं, शुक्राणु वयस्क होते हैं, यहाँ पर मैच्योर होते हैं। तो मेन फंक्शन यहाँ पे कौन कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्राणु का निर्माण किया, यही वृषण के ऊपर जाकर, है ना, ऐसे चिपक जाता है गुच्छे के रूप में, जिसको एपिडीडाइमिस या अधिवृषण कहा गया। इस अधिवृषण में शुक्राणु का क्या होगा, मैचुरेशन होगा, ये वयस्क हो जाएंगे। जैसे ही ये वयस्क होते हैं, वयस्क होने के बाद, है ना, ट्यूब के माध्यम से, जिसको शुक्र वहन नलिका कहा जाता है, वाज डिफरेंस या फिर शुक्र वहन नलिका कहा जाता है, उसके द्वारा जाएगा सेमाइनल वेसिकल में और वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला चीज़ हमने किसके बारे में पढ़ लिया, टेस्टिस, वृषण के बारे में जान लिया। वृषण के बाद दूसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे एपिडीडाइमिस, अधिवृषण, अधिवृषण।
एपिडिडाइमिस। अधिवृषण, यहाँ पर लिखेंगे अधिवृषण में क्या काम है। ये वृषण के ऊपर की एक संरचना होती है ना। ये वृषण है तो वृषण के ऊपर ही इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, इसको कहते हैं अधिवृषण। यहाँ पर पूरा सेमाइनल वेसिकल का गुच्छा होता है, कुंडलित संरचना होता है, ठीक है। अधिवृषण टेस्टिस के ऊपर या वृषण के ऊपर पाया जाता है, वृषण के ऊपर स्थित होता है। ऊपर होता है। इसके बाद इसी में लिखेंगे ये अस्थायी रूप से स्पर्म को संग्रहित करता है। अस्थायी रूप से शुक्राणु को संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और कब तक रखेगा? अस्थायी मतलब ज़्यादा दिन तक ये नहीं रख सकता, सिर्फ और सिर्फ मैच्योर होते तक। मैच्योर, वयस्क यहीं पर होते हैं, शुक्राणु यहीं पर वयस्क होते हैं। और उसके बाद ये चले जाएंगे कहाँ पर? स्पर्म डक्ट, शुक्र नलिका में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर निकलेगी एक नलिका इस तरीके से, इस नलिका को कहेंगे शुक्र नलिका। क्या कहा जाएगा? शुक्र नलिका। अगला लिखेंगे शुक्र नलिका। शुक्र नलिका, शुक्र नलिका, नलिका मतलब ये भी एक ट्यूब है और ये नलिका का काम है शुक्राणु का वहन करना। शुक्राणु को वहन करने वाली नलिका। वहन करना मतलब क्या होता है? ले जाना। शुक्राणु को वहन करने वाली नलिका को शुक्र नलिका कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रही है? तो ये लेकर जाएगी अधिवृषण से लेकर जाएगी शुक्राशय तक। शुक्राशय, अधिवृषण से लेकर जाती है शुक्राशय तक। इसका सिर्फ एक ही काम है, शुक्राणु को कहाँ तक? शुक्राशय तक लेकर जाना। फिर पढ़ेंगे शुक्राशय। शुक्राशय क्या कहते हैं इंग्लिश में शुक्राशय को? सेमाइनल वेसिकल। क्या कहा जाएगा? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल में अब ये स्थायी रूप से संग्रहित रहेगा। अस्थायी रूप से कहाँ पर था? अधिवृषण में, सिर्फ मैच्योर होते तक। अब ये जब चला गया शुक्राशय में, तो शुक्राशय में तब तक ये स्टोर रहेगा जब तक इजैकुलेशन नहीं होगा। इजैकुलेशन मतलब जब इंटरकोर्स होगा, मेल और फीमेल में इंटरकोर्स जब होता है, तब उस समय ये शुक्राशय से निकलकर फिर फीमेल की बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसको कहा जाता है इजैकुलेशन। स्पर्म का मेल के शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इजैकुलेशन कहलाता है। और जब तक इजैकुलेशन नहीं हुआ है तब तक शुक्राणु कहाँ पर रहेंगे? इस शुक्राशय के अंदर ही रहते हैं। यहाँ पर शुक्राणु स्थायी रूप से संग्रहित रहेंगे। शुक्राणु स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। कब तक संग्रहित रहेंगे? कब तक? जब तक इजैकुलेशन नहीं होगा। जब तक इजैकुलेशन, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, इजैकुलेशन ना हो। इजैकुलेशन है क्या? तो स्पर्म का नर के शरीर से
शरीर से बाहर आना, ये कहलाता है। हमने सेमाइनल वेसिकल तक पढ़ लिया। सेमाइनल वेसिकल में आकर क्या हो गया, शुक्राणु स्टोर हो गए, संग्रहित हो गए। अब इस सेमाइनल वेसिकल से, है ना, सेमाइनल वेसिकल में ही कुछ स्राव भी निकलेगा, क्योंकि ये एक प्रकार की ग्रंथि भी है जो सीमेन निर्माण में हेल्प करती है। जो शुक्राणु के साथ द्रव पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, सीमेन। तो सीमेन बनाने में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो मदद करेगी, तो पहला है सेमाइनल वेसिकल। पहली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, ये वाली सेमाइनल वेसिकल। दूसरी ग्रंथि है आपकी काउपर्स ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि कौन सी है, काउपर्स ग्लैंड। और तीसरी ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। कौन कौन सी ग्रंथि है यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली ग्रंथि कौन सा, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। दूसरे नंबर पे आता है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि को ही एक और नाम दिया जाता है, दूसरे एक और नाम से जाना जाता है, निकनेम इसका है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। दो नाम है इसके, एक तो क्या है काउपर्स ग्रंथि और दूसरा इसी को क्या बोला जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तीसरे नंबर पे आता है ये वाला ग्रंथि जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियों में से स्राव निकलता है और सीमेन का निर्माण करता है। उसी सीमेन में पाया जाता है फ्रक्टोज। सीमेन में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, जो शुक्राणुओं को पोषण देने का भी काम करता है ना। शुक्राणुओं को पोषण देने का भी काम कौन करेगा, इस सीमेन में जो फ्रक्टोज उपस्थित है ये शुक्राणुओं का क्या करता है, पोषण। आपको पूछा जा सकता है कि सीमेन में कौन सा शर्करा होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो होता है फ्रक्टोज, है ना। सीमेन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सीमेन में पाया जाता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पाया जाता है। आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये भी जोड़े में ही पाया जाता है ना, दो दो की संख्या में पाया जाता है ये भी। चलिए पहले हेडिंग डालेंगे, सेमाइनल वेसिकल को तो पढ़ लिए कि क्या काम है उसका। दूसरे नंबर पे लिख लीजिए कौन सी ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से जो स्राव निकलेगा, जो लिक्विड पदार्थ निकलता है, लिक्विड, वो हेल्प करता है इंटरकोर्स के समय, है ना। इंटरकोर्स के समय ये जो स्राव निकलता है वो बहुत ही चिकनाहट लाने का काम करता है ना। चिकनाई युक्त होता है ये, जैसे आपका तेल चिकनाई युक्त होता है वैसे ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है वो कैसा करता है, इंटरकोर्स के समय हेल्प करता है मार्ग को चिकनाहट देने में, है ना, चिकनाई युक्त बनाने में। इंटरकोर्स के समय चिकने पदार्थ का श्रावण करता है, इंटरकोर्स के समय चिकने पदार्थ का श्रावण करता है। तीसरे नंबर पर लिखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड को, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलेगा वो भी आपका सीमेन बनाने में हेल्प करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। इससे जो लिक्विड पदार्थ निकलता है वो भी सीमेन का एक भाग होता है, सीमेन का पार्ट होता है। सीमेन का पार्ट होता है
शुक्राणु कितने सारे पाए जाते हैं एक इजैकुलेशन में? एक बार जो इजैकुलेशन हुआ, सीमेन बाहर निकला, शुक्राणु बाहर निकला, वो लगभग जो लिक्विड है सीमेन और क्या मिला के, शुक्राणु को, दोनों को मिला के ही आप सीमेन कह सकते हो। तो वन इजैकुलेशन में 3 ml सीमेन बाहर निकलता है। कितना रहेगा? 3 ml। 3 ml जो सीमेन है, इसमें लाखों की संख्या में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है। मिलियंस में, इस 3 ml सीमेन में मिलियन की संख्या में शुक्राणु होते हैं, मिलियन शुक्राणु। और जितने भी शुक्राणु इजैकुलेट हुए हैं उसमें से लगभग आपका 70% ऐसे शुक्राणु होने चाहिए जो एकदम तंदुरुस्त हो, ठीक है, तभी जाके वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, निषेचन कर सकते हैं। जो कुपोषित रह गए हैं वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते अंडाणु को। फर्टिलाइज कौन करेगा? जो तंदुरुस्त है, जो पावरफुल है। तो 70% शुक्राणु अगर क्या है, बहुत अच्छे किस्म के हैं। जैसे हम बीज जब बोते हैं तो बीज अच्छे किस्म का ही लगाते हैं जिससे फसल अच्छा उत्पन्न हो। तो शुक्राणु जब अच्छा होगा तभी तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी स्वस्थ होगा। शुक्राणु ही कुपोषित रहा तो बच्चा स्वस्थ रह पाएगा क्या अच्छे से? नहीं। बीज अच्छा तो फसल अच्छी। वैसे ही ये बीज का काम करते हैं शुक्राणु और अंडाणु। तो ये जब अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, हेल्दी होना चाहिए, तभी जाकर निषेचन की क्रिया होगी। और निषेचन होने के बाद जो बच्चा बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, वो भी स्वस्थ होगा। उसके आगे कंडीशन कुछ और भी हो सकते हैं, कई चीज़ों की कमी है, तत्वों की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे में बीमारी आ सकती है। लेकिन निषेचन के लिए आवश्यक है कि जो शुक्राणु हैं वो कैसा रहे? हेल्दी हो, हेल्दी शुक्राणु। तो 70% तो हेल्दी शुक्राणु होने चाहिए उसमें। 70% कैसे रहने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। हेल्दी का मतलब यही है, शुक्राणुओं में मूवमेंट होता है, वो गतिशील होते हैं ना। उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है, पीछे पूंछ के जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये पूंछनुमा संरचना, जिसको टेल कहते हैं हम, ये हेल्प करता है उनको गति करने में। तो जो एक्टिव है, जो हेल्दी है, वही अच्छे से गति कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर किसी का हाथ पैर टूटा हुआ है, पैर टूटा है, तो क्या वो मूवमेंट अच्छे से करेगा? नहीं। जाएगा बैसाखी लेके, धीरे धीरे चलेगा, पता नहीं अंडादन तक पहुँचते पहुँचते उसकी मृत्यु हुई हो जाएगी। तो जो हेल्दी है, एक्टिव है, वहीं पहुँचेंगे अंडाणु तक और उसको फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो 70% लिख लेंगे। 70% एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव, हेल्दी होना चाहिए। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया गया? फ्रक्टोज। सीमेन का पीएच वैल्यू पूछा जाता है कि पीएच मान कितना होता है। तो आपके ब्लड का जितना पीएच मान होता है उतना ही आपके सीमेन का भी होता है। कितना? 7.4। सीमेन का पीएच ऑफ सीमेन 7.4। 7.4 है मीन्स ये कैसा है? क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों है? क्यों क्षारीय है? अम्लीय भी तो हो सकता है, अम्लीय भी तो हो सकता था, पर क्षारीय है क्यों? आपको मालूम है आपका यूरिन जो होता है, यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है? बताओ। 6 होता है, 6 है ना। यूरिन का पीएच वैल्यू 6 मीन्स वो क्या है? अम्लीय है। अब जब शुक्राणु आ रहा है, अगर एसिड मीडियम में आ गया शुक्राणु तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। एसिड जो है उसको क्या कर सकता है? क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो सीमेन है उसका पीएच वैल्यू प्रकृति ने कैसा बनाया है? क्षारीय बनाया है। क्योंकि आ रहा है सीमेन किस माध्यम से? जहाँ से यूरिन भी आता है। ये आपका क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से आपका यूरिन भी पास हो रहा है और यूरिन है एसिडिक होता है नेचर में। अब यहीं से जब शुक्राणु आएगा
तो ये यूरिन में जो एसिड था, एसिडिटी थी उसकी, वो शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सही सलामत शुक्राणु वहाँ से इजैकुलेट हो, इसलिए सीमेन की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। सीमेन जब क्षारीय है तो वो इस एसिड को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। अम्ल और क्षार जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि अम्ल और क्षार जब एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हो, है ना। अगर आपके पेट में एसिडिटी हो गई, एसिडिटी मतलब एसिड ही तो है, अम्ल है, तो उसको एसिडिटी को दूर करने के लिए आपने क्या किया? इनो 6 सेकंड में अपना काम कर देता है। इनो जो है उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय। तो क्षार जब अम्ल में क्षार को मिलाया जाता है तो वो अम्ल की प्रकृति को क्या करते जाता है? समाप्त करते जाता है। अगर बराबर मात्रा में अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए, है ना, जितना अम्ल है उसमें उतना ही क्या मिला दिया जाए? क्षार मिला दिया जाए, तब वो विलयन ना तो अम्लीय रहेगा और ना ही क्षारीय। अम्लीय प्रभाव को या क्षारीय प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देगा? खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, और उस समय निर्माण होता है लवण का। किसका निर्माण होता है? लवण, और साथ में बनता है पानी। क्या बनेगा? पानी। तो जब, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, उदासीन कर देना, है ना। तो पीएच वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। ठीक। तो यही काम होता है मतलब सीमेन की प्रकृति क्षारीय रखने का, कि वो जो इस मार्ग में यूरिन के वजह से जो एसिडिक नेचर था उसको क्या करना? खत्म करना। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। और जीवन काल स्पर्म का कितना होता है? तो 72 आवर्स। कब 72 आवर्स? जब वो फीमेल की बॉडी में चला गया। मादा के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो 72 घंटे तक जीवित रहता है। नर के शरीर में है तब तो वो रहेगा ही, क्योंकि उसको पोषण मिलते रहेगा। इजैकुलेशन के बाद, या आप लिख सकते हो फीमेल की बॉडी में जाने के बाद, वो 72 घंटे तक जीवित रहता है। फीमेल के शरीर में स्पर्म का जीवन काल 72 घंटे। क्यों 72 घंटे? क्योंकि अब उनको पोषण देने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। पोषण जैसे ही उसका समाप्त हो जाएगा, खाना खत्म, तो वो भी खत्म। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम पता चल गया क्या क्या है। निर्माण कौन कर रहा है टेस्टोस्टेरोन का? कौन कर रहा है? सेमाइनल वेसिकल? गलत। सेमिनिफेरस टिब्यूल। दोनों का नाम एक जैसा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेमिनिफेरस टिब्यूल करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। अब इसमें आगे चले तो हम देख सकते हैं कि पुरुषों की नसबंदी, पुरुषों की नसबंदी, पुरुषों की नसबंदी। तो नसबंदी होगा आपका जो कौन सी नलिका है? शुक्र नलिका। शुक्र नलिका, जिसको वास डिफरेंस भी कहा जाता है। शुक्र नलिका को और क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी का नाम है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, जिसमें शुक्र नलिका को काट दिया जाता है। शुक्र नलिका को काटा जाएगा। शुक्र नलिका, जैसे इतनी लंबी शुक्र नलिका है तो उसको बीच से क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा, और काटने के बाद दोनों पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाएगा। सिर्फ अगर काट कर छोड़ दिए, है ना, काट कर छोड़ दिए तो क्या हो सकता है? फिर से जुड़ जाएगा वो। अगर कोशिका विभाजन तो चलते रहता है हमारे शरीर में, हमारे हाथ में कट लग गया तो वो वैसे ही थोड़ी रहता है, कुछ दिनों में वो भर जाता है, क्योंकि कोशिका विभाजन होता है और उस जगह को वो फिल कर देता है। तो अगर ये उसी काट बस दिए और वो वहीं पर है, उसमें सेल डिवीज़न होगा और वो आपस में फिर से जुड़ जाएगा। तो उन दोनों को अलग से ऐसे अलग करके बांध दिया जाता है ताकि ये फिर से ना जुड़ पाए। जब शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका ही कट गई, आगे वो जा ही नहीं सकता, रास्ता बंद हो गया तो आगे जाएगा ही नहीं। निर्माण तो होगा उसके शरीर में शुक्राणु का, लेकिन क्या होगा? फीमेल की बॉडी तक वो पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच नहीं पाएगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी।
तो ये है पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला जाएगा, वैसेक्टोमी। और वैसेक्टोमी में कौन सी नलिका को कट किया जाता है, शुक्र नलिका को काटा जाता है। पूछा गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कौन सा अंग है जो इजैकुलेशन में हेल्प करता है, तो कौन सा अंग आएगा, पेनिस। पेनिस ही हेल्प करता है आपका इजैकुलेशन में, ठीक है। इजैकुलेशन में हेल्प करने वाला है पेनिस, और इसी के थ्रू यूरिन भी पास होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया किसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। एक मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, जो सीमेन होता है, सीमेन, जो वीडियो भी देख रहे हैं वो भी इसका आंसर ढूंढेंगे और कमेंट, सीमेन के घटक क्या क्या है और उनकी मात्रा, घटक और उनकी मात्रा, ये है आपका होमवर्क, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।